नमस्कार, मैं हूँ रेखा खान, नव भारत टाइम से, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेरे हस्बैंड की बीवी के डायरेक्टर साहब मुदस्सिर अजीज़ साहब। आपको बहुत बहुत सलाम। और मेरे अजीज़, अगर मैं इसको आगे करूँ तो मेरे अजीज़ एक्टर और एक्ट्रेस जो कि मुझे मेरे पसंदीदा हैं, मेरे मनपसंद हैं, अर्जुन, भूमि, जो कि मुझे पहली फिल्म से ही बहुत पसंद हैं। और इस इंटरव्यू की शुरुआत के पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि दोनों की करियर की जर्नी बहुत ही कमेंडेबल रही है। जहाँ से उन्होंने शुरुआत की और जहाँ तक वो आए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो बहुत अच्छा रहा है। मैं आप तीनों का इस्तकबाल करते हुए अपने इंटरव्यू की शुरुआत करूंगी इनके सम्मान में, क्योंकि डायरेक्टर साहब हैं, तो पहला सवाल इन्हीं से बनता है। और इस वक्त बहुत खुश होंगे कि आप जिस भाषा में बात कर रहे हैं। जी, आपकी जुबान सुनकर ही इन्होंने कहा अब मजा आने वाला है। जी, तो बड़ा मज़ेदार होता है ये रोम कॉम का जो एक स्पेस होता है ना। लेकिन हमने देखा है कि आप ज़्यादा मतलब उस तरफ ज़्यादा आपका झुकाव होता है, आप ज़्यादा इसकी तरफ मतलब आकर्षित होते हैं। तो हाँ, नहीं, सही बात है। और ये जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं गिल्टी एज चार्ज, वो वाली बात है। मुझे ये जो जॉनर है, इस तरह का सिनेमा जो है, वो मुझे बहुत बचपन से मुतासर करता आया है। मैंने जब सिनेमा जा कर के इस जॉनर की फ़िल्म को देखा है तो बनिस्बत किसी एक्शन फ़िल्म के या किसी हॉरर फिल्म के या किसी थ्रिलर फिल्म के, मैंने इन फिल्मों को ज़्यादा एंजॉय किया है। तो वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर शायद वो एक ख्वाहिश सी पैदा हो गई है कि इस जॉनर में मैं जितना कर सकूं, जब तक मेरा मन ना भर जाए और जब तक ऑडियंस का साथ रहे, जब तक उनका प्यार मिलता रहे, एक्टरों का साथ रहे, उनका प्यार मिलता रहे, तो मैं इस जॉनर को एक मेरा मन भरने तक मैं इसको जो है इसके अंदर चीज़ें ढूंढता रहूं। जी, तो ये वजह है उसकी। जी। और ये सवाल मेरा आप दोनों से है। शादी के लड्डू के बारे में तो कहा जाता है कि जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जेनजी और अब उसके बाद जो बीटा, ये जो पूरी जनरेशन आई है, हाँ 2025 बेटा राजा बीटा भी आ गया है। ये जनरेशन तो शादी में मतलब वो मान नहीं रही है, कह रही है कि नहीं शादी देखेंगे क्या है। मैम वो जनरेशन ये जनरेशन अब तक मानी नहीं है। तो आप लोग दोनों, क्योंकि हम लोग जो हैं एक इंडियन सोसाइटी से हम आते हैं, हमने अपने माता पिता की, दादी की और ऐसी मैरिजेस देखी है। मैं आप दोनों से जानना चाहती हूँ कि आप लोग मैरिज इंस्टीट्यूशन के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, ज़रूरी है। आप जिस देश में पले बड़े हो, वहाँ की सभ्यता समझना, वहाँ की एक थॉट प्रोसेस को समझना। आपके जो बड़े हैं उनकी कुछ इच्छाएं होती हैं, उनके कुछ कंसर्न होते हैं आपको लेकर। वो चाहते हो कि एक स्टेबिलिटी बने, आप खुश रहो, आपके इर्द गिर्द सही लोग हो जो आपको क्या बोलते हैं बैलेंस दे सके ज़िंदगी में। बिकॉज काम ही सब कुछ नहीं होता, भाग दौड़ सब कुछ नहीं होती। घर पे आपको एक फाउंडेशन चाहिए होता है। तो मैं कहीं ना कहीं सहमत हूँ कि यू नीड टू हैव अ रिलेशनशिप एंड देन ऑफ कोर्स अ मैरिज, ताकि आपको एक फैमिली बनाने का मौका मिले। ये सब बहुत ज़रूरी है। आई थिंक द ओनली थिंग दैट हैज चेंज्ड इन ऑल दीज इयर्स, रेखा जी, इज पहले होता था कि एक उम्र में शादी करके फिर आप दोनों साथ में ज़िंदगी बनाते हो। अब आई थिंक कहीं ना कहीं ऐसा हो गया कि आप अपनी ज़िंदगी जब संभाल पाओगे तब आप किसी और के साथ आगे चल पाओगे। बिकॉज इट इज़ अ स्लाइटली डिफरेंट टाइम एंड वर्ल्ड दैट वी लिव इन नाउ, वेयर यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन मे बी समबडी कैन बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। आई थिंक आई वोंट से लाइफ वाज सिंपलर देन, बट इन कंपैरिजन टू टुडे लेस कॉम्प्लिकेशंस थी, ना कि निजी ज़िंदगी में, बट माहौल में वर्क अलग था, कल्चर अलग था, ऑब्स्टिकल्स बहुत अलग थे। टुडे इट्स आज मेरे दोस्त मजाक करते, बच्चा पैदा करना बहुत महंगा हो गया है, शादी करना उससे ज्यादा महंगा हो गया है। सो आई अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर रिजर्व्ड कि यार 21, 22, 23 की उम्र में जब हम पढ़ाई करके निकले हैं, हम किसी पे बोझ नहीं बनना चाहते, ना हम कुछ बोझ उठाना चाहते हैं। आई थिंक कहीं एक फाउंडेशन जब बन जाती है कि आपको लगता है ठीक है मुझे अगले 30-35 साल एक जिंदगी के नजर आ रहे स्टेबिलिटी वाले, तब शायद आप शादी को थोड़ा ज्यादा मायने देते हो। आई थिंक द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज वेरी मच अलाइव इन आवर कंट्री, इट विल ऑलवेज स्टे अलाइव। जस्ट द टाइमिंग जो शायद आपके जनरेशन में होती होगी कि जैसे कॉलेज खत्म हो, नौकरी ढूंढते ढूंढते शादी भी कर लो। आज होता है स्टेबिलिटी ढूंढ लो, शायद 5-7 साल लग जाए उस चीज़ में, अपनी ज़िंदगी जी लो थोड़ी सी, बिकॉज माहौल ही ऐसा है, एंड देन यू गेट मैरिड एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद दैट। जी, भूमि आप क्या कहना चाहेंगे? मैम जो भी अर्जुन ने कहा मैं 100% उससे अग्री करती हूँ। मुझे लगता है पहले रीज़न शादी करने के पहले अलग होते थे कि आपको स्टेबिलिटी आ जाएगी, आप सेटल हो जाओगे। मैं एक लड़की एक लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू इस पे दे सकती हूँ कि ऐसा
आपको कहा जाता था कि शादी जल्दी करो क्योंकि आपका फ्यूचर ही आपकी शादी थी। जैसा कि अर्जुन ने कहा, एंड इट वाज ही एक्चुअली हिट द नेल एकदम करेक्ट, कि अब मैं तो ऑलरेडी सेटल्ड हूँ, अब जो भी मेरे लाइफ में आएगा और जिसके साथ भी मैं शादी करूँगी उसके साथ मेरी कंपेनियनशिप होगी। तो रीजंस फॉर कंपेनियनशिप मैम बदल चुके हैं, एंड आई फील मगर आप ऐसा मानती हैं कि लड़कियों पर थोड़ा ज्यादा प्रेशर होता है 100% लड़कों की तुलना में? मतलब 100% रेशो अगर आप देखिए, लड़कियों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, अब भी प्रेशर होता है। मेरी कई सहेलियां हैं जब हम हमारे अर्ली 20s में थे जिन्होंने बहुत ही यंग एज में शादी करी, कईयों की शादियां चली भी नहीं हैं। उन्होंने बहुत ही टफ टाइम देखा है अपने रिलेशनशिप्स में, लेकिन कई हैं जो बहुत खुश हैं। मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने लेट शादी की और वो खुश है। तो मुझे नहीं लगता इसका कोई राइट या रॉन्ग आंसर हो सकता है। हर इंसान एक इंडिविजुअल है, हर इंसान के एक्सपीरियंसेस, उनके एम्बिशन लाइफ में, उनके जो ड्रीम्स है वो अलग है। मुझे सिर्फ लगता है लड़कियों के लिए शादी आपका फंदा नहीं बन सकता। शादी में आपको फ्रीडम होनी चाहिए। शादी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जिसमें आके आपको और एम्पावरमेंट मिले, आप और सक्षम बने, वो आपको पीछे नहीं खींच सकता। तो और मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना एक जो मॉडर्न लड़कियां हैं उनमें एक घबराहट आ गई है शादी को लेकर। लड़कों में भी आ गई, हाँ लड़कों में भी आ गई है। पर मुझे लगता है अगर आपको एक करेक्ट पार्टनर मिलेगा जो आपसे आपके सपने छीनेगा नहीं पर आपको और बढ़ावा देगा, तो कहीं ना कहीं वो घबराहट भी चली जाएगी। देखा जी, बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ ये है कि हम शहर में रह के हम ये सोचते हैं। आप जैसे जैसे हिंदुस्तान के अंदर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, सोच विचार की धारा बदलती है। तो शायद बहुत लोग हमसे सहमति नहीं रखेंगे इस बारे में, लेकिन ये हमको हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आता है। बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं तो जो आज भी ज्यादा मानते हैं शादी को, कुछ लोग होते हैं जिनको करनी पड़ती है, करना चाहते हैं। ख्याल ये भी है ना कि ये सवाल दरअसल इतना बारीक है। और मुझे लगता है कि वो इतना पर्सन टू पर्सन, बहुत या एक ही एरिया में अगर मैं हूँ, मैं शादी के लिए अलग देखूंगी, मेरी हाउस हेल्प है वो अलग देखेगी, या मेरे घर में ही मतलब वो शादी के डायमेंशंस। मैं आपको फिल्म की मिसाल देकर के कहता हूँ कि आप आज से 10-12 साल पहले आप हर तरह की रिलेशनशिप इमेजिन कर सकते थे। इसमें एक पास्ट पत्नी है और एक होने वाली पत्नी पर आना ही था। तो हाँ, तो आप देखिए कि अगर सिनेमा जो है वो समाज का रिफ्लेक्शन होती है ना, उसका अक्स होती है। पहले हैप्पी एंडिंग होती थी कि शादी हो जाएगी। शादी जब हो जाती थी, कई फिल्में, हाँ कई फिल्में जो है वो शहनाई के उस पे दी एंड लिखा हुआ आता था। तो अब हम भी रिश्तों को अलग अलग तरह से देख रहे हैं। और अर्जुन ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम अपनी समझ से या अपने जो आबो हवा एनवायरनमेंट से हम बता सकते हैं कि हमको क्या लगता है, मगर मुख्तलिफ जगहों पे शादी का मतलब और उसका जो वजूहात है वो बहुत अलग है। बिल्कुल। एंड ये सवाल मेरा आपसे है कि हम देख रहे हैं कि जो साल की शुरुआत हुई है, हम सभी चाहते हैं कि इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में चलें। बिल्कुल। हम एंटरटेनमेंट चले, हमारी भी चले। एग्जैक्टली, हम एंटरटेनमेंट से हैं तो हम सोचते फिल्में चलेंगी तो हमें उस तरह से, क्योंकि हम वही खाते पीते सोते जाते हैं। लेकिन शुरुआत उस तरह से नहीं हुई है, मतलब जैसे हम सोच रहे थे। तो वो घबराहट है, स्पेशली आप तो कैप्टन ऑफ द शिप, छावा तो बहुत नहीं, छावा चली है, लेकिन जैसे एक होता है ना, स्काई फोर्स भी चली, अभी सनम तेरी कसम चल रही है। सनम तेरी कसम तो बहुत ही कमाल कर दिया है ना। तो एक्चुअली अगर आप देखिए, हम दूसरा महीना चल रहा है हमारा साल का और फिल्में चल रही हैं, ऑडियंस में वो गर्मी आ गई कि वो भी आके थिएटर्स में पिक्चर ही देखना चाहता है। मैम, लॉ ऑफ एवरेज हमेशा ऐसा ही रहा है। बट अब प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज बातचीत बहुत होती है तो लगता है कि क्या चल रहा है। मैं ये मानता फिल्म दर फिल्म हम लोग बहुत बात करते हैं। मैं ये जरूर जी, हम बहुत चर्चा बहुत ज्यादा करते हैं। तो हर एक हफ्ते में लगता है कि इंडस्ट्री ऊपर चली गई या नीचे आ गई। पहले होता था 6-8 महीने बाद ये डिसीजंस होते थे कि यार कैसा बीता है साल। अब एक हफ्ता नहीं होता और हम अगले हफ्ते पे आ जाते हैं, यार क्या मजेदार साल होने वाला है। अरे यार, तो वो प्रॉब्लम क्या, बहुत चर्चा होती है। बट मैं ये कहना चाहूंगा जी, मैं ये समझ सकता हूँ कि हमारी जो क्वालिटी है वो थोड़ी ऊपर नीचे रही है पिछले कुछ सालों में, बिकॉज ऑडियंस का टेस्ट बदला है। बट आई फील ये जो शुरुआत हुई है छावा चलने से, स्काई फोर्स चलने से, वी आर लर्निंग एज एन इंडस्ट्री। आई थिंक आप रीजनल लैंग्वेजेस में भी लीजिए, देव आल्सो हैड अ डिप एंड अप एंड डाउन। अभी मलयालम सिनेमा में वही बात चल रही है कि बजट्स पे कर्टेल करना है वगैरह, वो भी सही है। साउथ में भी सब उसी तरह का है। आई थिंक देश का भी एक माहौल जरूरी होता है फिल्मों के चलने में भी। हम वो चीजें भूल जाते हैं, ऑडियंस का माइंडसेट कैसा होता है। आई हैव अ वेरी गुड फीलिंग
रोलर कोस्टर होता है ना, हमारी इंडस्ट्री हमेशा वैसे रही है, आई एम इंक्लूडिंग ऑल लैंग्वेजेस इन दैट. Inshallah. There's always, when you're understanding the audience, certain films work, but most Yeah. films have to go through that to come out Yeah. and re-emerge with a new emotion towards the audience कि हम समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हो. अब हमारी ऑडियंस बहुत वास्ट है, जी तो कई बार क्या होता है कि थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है फीडबैक लेने में. हाँ. अब जो बरेली में बैठे लोग हैं, लखनऊ, कानपुर, मुंबई में बैठे आदमी अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं. मैं उम्मीद करता हूँ इस फिल्म के द्वारा आने वाली जो कुछ फिल्में हैं जो आएंगी अगले 2-3 महीनों में, पीपल विल रिकनेक्ट विद द थिएटर एंड कीप कमिंग बैक टू द थिएटर. 1-2 चलेंगी, छोटे लेवल पे सही, बड़े लेवल पे सही, इट जस्ट विल इंगेज द ऑडियंस. और ये जो बात हो रही है ना, चलिए नहीं चलिए, उससे आगे बस होगा कि यार थिएटर जाते हैं. मुझे लगता है वो ज्यादा जरूरी है, वो बहुत कल्चर जरूरी है. थिएटर बरकरार रहना चाहिए. थिएटर तक लोगों को ले जाना, एक जो Correct. हम बोलते थे ना, हमारे थिएटर तो हमारी कम्युनिटी विविंग है ना. तो शर्म हम देने एक का सबका चलना पारिवारिक भी एक अच्छा है. समारोह की तरह ही तो जाते हैं, जिसमें हम एक फैमिली की तरह जाते हैं, और भले पैसे खर्च करते हैं लेकिन हमको वो वर्थ लगता है कि हम एक साथ में बिना किसी डिस्टरबेंस के एक चीज हम मिलके देख रहे हैं. बिल्कुल. तो वो कम्युनिटी वाली जो चीज थी, वो व्यूइंग थी. हम उम्मीद करते हैं हमारी फिल्म से इंशाल्लाह फैमिली कम्युनिटी व्यूइंग फिर से चालू हो जाए. कॉमेडी का असली मजा तो मैम कम्युनिटी व्यूइंग में बिल्कुल बिल्कुल. एंड आपके लिए मतलब ये चूंकि बहुत ही थोड़ा इसमें नॉटीनेस है, थोड़ी ये कहते हैं ना कि एक आगे की मस्ती बात है, मस्ती चुलबुलापन है. चुलबुलापन है. यस, मेरे हस्बैंड की बीवी है वो मेरी बीवी का हस्बैंड, या ऐसा कुछ नहीं है. मतलब कहते हैं ना कि एक बहुत अलग तरह का एक थोड़ा मॉडर्न, थोड़ा बोल्ड ख्याल है. तो इसके लिए ये दोनों ही क्यों? तीनों रकुल, हाँ तीनों, या कोई और रकुल को इधर ले आते हैं. उनका पोस्टर इधर रख दे ताकि कंटिन्यूअसली कोई हमारे आसपास ही हाँ है फील कर सकते हैं हम उनको. तो कोई और थे आपकी पहली पसंद, या इन्हीं दोनों पर आपने अपनी पसंद उतारी? नहीं, पहली पसंद का तो ऐसा है कि मैं क्योंकि अपनी फिल्में खुद लिखता हूँ, तो ये बोलना तो गलत होगा कि जब मैं इन किरदारों को लिख रहा हूँ तो अलग अलग छवियाँ आंखों के सामने से होकर के नहीं जाती. आप किसी दिन कोई सीन लिखते हैं और कोई छवि आंख के सामने आ जाती है, फिर कोई और मोमेंट लिखते हैं और कुछ और आ जाता है दिमाग में. तो लेकिन इस फिल्म की मैं अभी एक आध इंटरव्यू पहले भी किसी से ये बात कह रहा था. इस फिल्म के लिए पहले अगर हीरो से शुरुआत करें तो पहले एक खुद के साथ का एक एतमाद और एक इत्मीनान, ये दोनों ज़रूरी थे इस फिल्म का हीरो होने के लिए. जब आप खुद को लेकर के इस पशेमानी में नहीं होते कि ये हीरोइक है या नहीं, ये किस तरह ये हीरो तस्लीम होगा या नहीं, और आप एक कहानी को अपना जो देना है अदाकार के तौर पे वो देने के लिए तैयार होते हैं ताकि ये कहानी वैसी बने जैसी बननी चाहिए. तो उसमें क्या है ना कि ये आप ऐसे कम एक्टर हैं मैं कहूँगा. तो इसके लिए अर्जुन जो है वो एक तरीके से ही चोज हिमसेल्फ बाय बीइंग द पर्सन दैट ही इज, आई वुड से, एंड बाय बीइंग द एक्टर दैट ही इज. भूमि पेडनेकर के साथ क्या है, ये मैं बहुत खुल के कह सकता हूँ, शायद हिंदुस्तान में कम अदाकार आए हैं जो इतनी हुनरमंद हैं, जितनी जो हर रंग में ढल जाती बिल्कुल हैं. बिल्कुल बेशक, जितनी भूमि पेडनेकर हैं. भूमि पेडनेकर को आप उत्तर प्रदेश दे दीजिए, भूमि पेडनेकर को आप पंजाब दे दीजिए, भूमि पेडनेकर को आप दिल्ली दे दीजिए, भूमि पेडनेकर को आप कहिए बॉम्बे की लड़की हो. जिन चीज़ों की बात अर्जुन कुछ वक्त पहले कर रहे थे ना कि हिंदुस्तान कई भारत है और हम एक कांस्टेंट एक प्रोसेस है, एक ना ख़त्म होने वाली एक कोई खोज है जिसमें हम ढूंढते रहते हैं किरदार अलग अलग जगहों से. तो डायरेक्टर का काम आसान करने वाली एक्ट्रेसेस में अगर मैं किसी का नाम लूँगा तो वो भूमि पेडनेकर है. क्या बात है. ना सिर्फ ये बल्कि इस तरह सी की फिल्म करने के लिए भी एक ना खुलापन, एक एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होती है कि हो सकता है मैं थोड़ी सी नेगेटिव व्यू हो जाऊँ. यार मेरी शादी तो टूटी हुई है भाई, याददाश्त या नो याददाश्त मैं जा कर के तो छीन ही रही हूँ किसी से कुछ. बिल्कुल. तो ये इत्मीनान होना ज़रूरी है कि नहीं मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, आपने ये किरदार लिखा है, मैं ये किरदार इस तरह निभा पाऊँगी. तो वो उनके अंदर है और बेमिसाल है, मतलब बहुत बहुत मज़ेदार एक्ट्रेस हैं वो. मैं भूमि पेडनेकर के बारे में 1 घंटा बात कर सकता हूँ लेकिन मसला क्या, क्योंकि नहीं बट ये सच बात है. मैं 28 साल 30 साल मैं नहीं जानता क्या उम्र उनकी जब रही होगी जब उन्होंने 75 साल की औरत का रोल प्ले किया. ना सिर्फ उन्होंने, तापसी ने, दोनों को मतलब मैं समझता हूँ जितना
क्रेडिट मिलना चाहिए था, नहीं मिला उसके लिए। खैर, और रकुल के साथ भी क्या है ना कि दे दे प्यार दे में मैंने एक अलग टाइप की रकुल देखी। जी। इसका श्रेय ना मैं अकीव और लव को ज़्यादा देना चाहूँगा कि होता क्या है ना कि जब एक मुदस्सर एक पति पत्नी और वो में एक भूमि दिखाता है तो 3, 4, 5 डायरेक्टरों को लगता है कि भूमि से तो ये करवाया जा सकता है। तो मेरे साथ ये काम लव ने और अकीव ने किया जब उन्होंने दे दे प्यार दे में तब्बू मैम और अजय सर के बीच में एक इम्पॉर्टेंट रोल रकुल को ड्राइव करने के लिए दिया। तो वो काम मेरे साथ हुआ कि मैंने रकुल को सिनेमा में देखा और मैंने कहा यार ये तो किया जा सकता है रकुल के साथ। तो ये कुछ इसका अगर ये कास्टिंग है और ये कास्टिंग किसी कदर भी अगर लोगों को अच्छी लग रही है तो इसका श्रेय जो है अगर कुछ हद तक मेरा है तो ज़्यादा इन तीनों का है, मुझसे ज़्यादा इन तीनों का है खुद। भूमि, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि आप हर रंग में ढल जाती हैं, हर किरदार, और आपने जितने भी महिला जो मुद्दे हैं उनको बहुत आपने आवाज़ दी है और हमेशा दी है। हर फिल्म में कोई ना कोई आपका एक ऐसा रहता ही है, मतलब जो फीमेल एंगल होता है, बिल्कुल वो कभी आपसे जाता नहीं। आपकी भक्षक तो मुझे बहुत अच्छी लगी और उसके लिए आप NBT में अवार्ड के लिए भी आई थी। आप हकदार हैं बहुत सारे अवार्ड के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि फ़ीमेल को लेकर के आपको सबसे ज़्यादा क्या बात परेशान करती है, क्योंकि आप बहुत अलग अलग लेयर पे मिलती भी हैं लोगों से और काम भी करती हैं। मैम मुझे लगता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स आंसर है इसका, क्योंकि इसका कोई सही जवाब या कोई क्लियर आंसर हो नहीं सकता है। जस्ट फील लाइक मैं ना एक्चुअली कल हम एक साहित्य सम्मेलन में थे और मैंने मंटो साहब की कहानी की बात की थी, खोल दो। मैं काफ़ी यंग थी जब मैंने वो शॉर्ट स्टोरी पढ़ी थी एंड बेसिकली पार्टीशन के दौरान जो औरतों पे बीती उनमें से एक कहानी थी खोल दो। एंड जब भी मैं कोई अट्रॉसिटी न्यूज़पेपर में पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि 80 साल पहले उन्होंने वो कहानी लिखी होगी और मे बी इवन मोर, और वही सिचुएशन आज भी है। तो हमारे पास डेवलपमेंट आ गई, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, हमारे पास डिजीज़ का सल्यूशन है, वैक्सीन्स आ गई है, लेकिन जो एक कोर प्रॉब्लम है हमारे समाज की उसका अभी तक कोई सल्यूशन नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि फैक्ट तो ये है कि हम जितना मॉडर्नाइज हो रहे हैं हमारा गैप उस गति से छोटा नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में तो आपको और मुझे एक अलग सेशन करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि आप जानती है कि मेरे व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे एक बहुत बढ़िया व्यूज़ लोग तक पहुंचने चाहिए। मतलब क्या हम इस in this space you can only speak so much. It's very fair. Absolutely, that's what I'm saying. और मुझे मेरी फिल्मों ने एक जरिया दिया है कि अलग अलग किरदारों अलग किरदार करते हुए मैं डिफरेंट वेज में ऑडियंस पे एक शायद पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ना चाहती हूँ। तो इस जरिए को तो मैं पूरी तरह हमेशा मेरे आर्ट फॉर्म को निचोड़ूंगी टू ब्रिंग बेटर चेंज। क्या बात है। एंड यहाँ तो डायरेक्टर साहब मौजूद है, लेकिन आप दोनों भी असिस्टेंट डायरेक्टर थे। अपनी शुरुआत आप लोगों ने की, उसने कितना एक होता है ना कि अपने क्राफ्ट में आप लोग को कितना हेल्पफुल रहे अर्जुन? बहुत देखिए, मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से हूँ जहाँ से सिनेमा घर पे जब खाना परोसा जाता है तो सिनेमा के साथ साथ ही बात शुरू होती है, सिनेमा के साथ साथ ही बात खत्म होती है। तो हमको तो इसके अलावा और कुछ पता ही नहीं था बचपन में, हम तो यही करना चाहते थे। एक होता है कि आपके सामने कुछ है और आपको करना है और आप कर पाओगे, उसके लायक हो, समझ पाओगे बारीकियों को, उसके लिए आपको क्या बोलते हैं ज़मीन पे उतरना पड़ता है। इट्स लाइक यू टू गो इनटू बैटलफील्ड कुरुक्षेत्र करीजिए, हाँ रण में उतरना पड़ता है। तो आई थिंक मेरी सबसे अच्छी जो ट्रेनिंग रही है, मैंने कल हो ना हो से चालू किया था, उसके पहले डाइट के साथ फिल्मों में असिस्ट किया था, नो एंट्री की थी। अब लाइफ ऐसी है घूम के कि मैं नो एंट्री में एक्ट करने वाला हूँ, लेकिन हाँ, लाइफ सर्कल बन चुकी है मेरी। जी 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 जी। बट अगर मैं बस इतना कहना चाहूँगा, just because I was from the family I was in, I have passion towards this craft. लेकिन मुझे डाला गया था उस दुनिया में ताकि मैं समझ सकूं क्या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। फिल्म मेकिंग बहुत पेचीदा क्राफ्ट है, बहुत पेचीदा मामला है, बिकॉज आप ह्यूमंस के साथ डील कर रहे हो। टेक्निकलिटी है, लेकिन इतने सारे लोग एकजुट होके एक थॉट के साथ निकले कि ये चीज़ लोगों को पसंद आएगी, उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो। सो टिल यू डोंट गेट ऑन अ फिल्म सेट ना, you don't understand what goes in terms of the passion needed. लोगों को क्या फेम दिखता है, एड्यूलेशन दिखती है, सक्सेस दिखता है, लेकिन एक जो ग्राइंड होती है
बुराई भी दिखती है, बुराई भी दिखती है, बट जो एक मेहनत, उसके लिए जब मैं 17-18 साल का था, मैंने मेहनत करना चालू की। मैं मेहनत की वैल्यू समझा। जो रात को घर जाके लगता है यार मैंने आज सारे एक्टरों को टाइम से बुलाया, क्लैप दिया, वो मेरी कंट्रीब्यूशन इस फिल्म में कहीं ना कहीं बहुत मायने रखेगी मेरे लिए। सो यू रियलाइज हाउ एवरी पर्सन जो हमारे लिए चाय बना रहे हैं, जो हमारे लिए लकड़ी काट के सेट लगा रहे हैं, आप वो वैल्यू करते हो जब आप फिर आप पर्दे के सामने आ गए, जैसा मेरे साथ हुआ ना। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, मैं इस पूरी दुनिया की बहुत कदर करता हूँ जो फिल्म मेकिंग की दुनिया है। तो अगर वो नहीं होता शायद आई वुड हैव थॉट यार अरे ये जो लाइटिंग कर रहे हैं इनसे मेरा क्या लेने देना। आई हैव टू जस्ट यू रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट एवरी पर्सन। और मैं आपको एक बात, ये खुद बोलते नहीं है, मैं आपको एक बात बताता हूँ अर्जुन कपूर के बारे में। जो कहते हैं ना, इंसान की पहचान जो है वो किसी आपदा के वक्त में बेहतर कर पता सकते हैं आप, चलती है। है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, जब बिल्कुल। सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई पार्टी चल रही है, तो वहाँ ज़्यादातर लोग मुस्कुरा लेते हैं, एक दूसरे से हालचाल पूछ लेते हैं। हमारे साथ एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये हुआ कि हम शूट कर रहे थे गाना, जब हमारा प्रमोशनल गाना, तो उस वक्त छत का एक हिस्सा जो है वो गिर पड़ा, और वो कुछ लोगों पे गिर गया, जिसमें से एक मैं था और 4-6 लोग थे। देखिए, हीरो स्क्रीन पे कितना हीरो होता है, जब कैमरा रोल नहीं हो रहा होता है वो कितना हीरो होता है। अब ये क्या, ये अपनी बात खुद ये करेंगे नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि उस वक्त मैं तो खैर इंजर्ड था, तो किसी हद तक जितना मुझे करेक्टली धुंधला याद है, उस गिरी हुई छत की जगह में 4 या 5 बार, वो अभी भी रिस्की था अंदर, वो और गिर सकता था, 4 या 5 बार अर्जुन कपूर अंदर गए हैं ये देखने के लिए कि अंदर कोई रह तो नहीं गया। ये जो है ना, ये ऑफ स्क्रीन हीरो है। जी जी, ये ऑफ स्क्रीन हीरोइक क्वालिटी है, मैं बता रहा हूँ। मैं समझ गई। मैं बिल्कुल, खुद जो के बारे नायक में खुद के बारे में जब सोचता हूँ, तो क्योंकि मैं आकलन करना मुझे अच्छा लगता है, तो मैं खुद के बारे में सोचता हूँ, मैं पूछता हूँ अपने आप को, तू जा पाता अंदर, कितनी बार जाता तू? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जो बात ये कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि ये मौका मिलना एक बात होती है। देखिए, मौका मिल गया जी मुझे सेट पे, मैं प्रोड्यूसर का बच्चा हूँ तो मुझे मिल गया मौका, मुझे मेरी मेहनत बहुत मेहनत लग रही है। बहुत लोगों के देखने का नज़रिया ये हो सकता है, लेकिन उस लेबर, उस सेटिंग बॉय, उस स्पॉट बॉय, उस लाइटमैन, उस हर शख्स की अगर इज्जत उनके दिल में ना होती तो वो उस दिन वो नहीं कर रहे होते। मेरे सिर्फ 2 सवाल हैं, क्योंकि इंटरव्यू में ख़त्म कर रही हूँ। एक सवाल आपसे, एक सवाल ऐसे तो सवाल तो आप समझ सकती हैं कि कितने अनगिनत होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इंटरव्यू के लिए हैं। जी। भूमि, मैं आपसे जानना चाहूँगी, बहुत ही कमेंडेबल आपकी माशाल्लाह बहुत ही कमाल की जर्नी रही है, बहुत सारे अवार्ड, बहुत सारे अप्रिशिएशन, लेकिन आपके लिए चूँकि एक प्रेरणादायक आंसर हो सकता है, आपके लिए सबसे मुश्किल दौर कौन सा था और कैसे आप उससे ओवरकम हुई? सबसे मुश्किल दौर? जी मेरे लिए मुझे लगता है मेरे फादर के, जब व्हेन आई लॉस्ट माय फादर, उससे मुश्किल तो कुछ, वो मोमेंट से मुश्किल मोमेंट ना मैं एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। और वो जो समय था, बिकॉज, और मैं बात कर चुकी हूँ इसके बारे में, तो मैं ओपनली कह सकती हूँ, यू नो, आई लॉस्ट हिम टू कैंसर। मैंने बहुत लंबी उनकी बैटल देखी है, एंड और वो एक ऐसा समय था हमारे फैमिली में जब इमोशनली हम सब ब्रोकन थे, हम फाइनेंशियली भी बिल्कुल ब्रोकन थे। और ये होता है, यू नो, जब एक फैमिली मेम्बर को इस प्रकार की जब तो वो तोड़ देता है आपका बहुत हद तक, काफ़ी टूट जाता। हम काफ़ी यंग थे, लेकिन सबसे मुश्किल दौर था वो हमारा डेफिनेटली। लेकिन एक बहुत खूबसूरत चीज़ हुई तब, वो ये थी कि मुझे यशराज में काम मिल गया, और उस एक नौकरी ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो लाइफ लॉन्ग मैं जितनी इंडेटेड रहूँगी उस मेरे जितने आदि सर को, यशराज की, मेरी पूरी फैमिली को, मैं क्लियरली मैं आर्टिकुलेट भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो फीलिंग समझाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर तब वो नौकरी मेरे पास नहीं होती तो मैं, मेरा परिवार, आई डोंट थिंक मैं यहाँ आज होती। बिल्कुल, भगवान ने आपके लिए कुछ सोच के रखा था ना, अल्लाह पाक ने। तो हम लोग सोचते हैं क्या होगा, लेकिन अल्लाह को सब पता होता है। तो ये बात पे हम लोग को सबको यकीन करना चाहिए। बिल्कुल। मैं तो बहुत बुरे बुरे हालात में यही सोचती हूँ। आप लोगों से बड़ी हूँ तो थोड़ा ज्ञान दे सकती हूँ। नहीं मैम। अर्जुन,
आप एक कहते हैं ना कि हमेशा, मैंने तो बहुत पहली फिल्म से, उससे पहले से बोनी जी के सेट पे मैं आई हूँ और आपको देखा है, आपकी ज़िंदगी वाकई एक रोलर कोस्टर रही है, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपका वेट गेन या जो भी है, या आपके असिस्टेंटशिप से। तो कैसे अब आप खुद को, और आपकी अब जो आपकी पिछली फिल्म थी उसमें आपको बहुत अप्रिशिएशन मिला, कहते हैं ना कि एक लाइफ की जो एक सर्कल है, इन सब चीज़ों ने, पर्सनल, प्रोफेशनल, करियर, आपका सब कुछ, उसने आपको कितना मजबूत बनाया? रेखा जी, लाइफ अगर सॉर्टेड हो जाए या सब कुछ ठीक हो जाए तो बहुत बोरिंग हो जाएगी। फिर हम इंस्पायर कैसे होंगे? बट नहीं, आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। आई हैव सीन इनफ अप्स एंड डाउन्स। सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, सबके अपने अपने उतार चढ़ाव होते हैं। आई थिंक भूमि एंड मी ऑल्सो रिलेट टू ईच अदर फ्रॉम दैट इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू ओनली। हम सबके साथ होता है। आप या तो उसको एक ऑब्स्टिकल बना सकते हो और दुनिया से खफा हो सकते हो और कह सकते हो कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैंने क्या किया है, और यू कैन ब्लेम सर्कमस्टांसेस, यू कैन बिकम नेगेटिव, बिटर, जो बहुत आसान होता है और आज की जनरेशन में थोड़ा ज़्यादा होने लग गया, बिकॉज सोशल मीडिया का प्रेशर बहुत आ जाता है, बिकॉज आप लोगों की सक्सेस देखते हैं। या फिर आप अपने अंदर झांक के इस चीज़ को बाधा बनाने के अलावा उसका इस्तेमाल सही तरीके से करके, उसको समझ कर, यू कैन मूव अहेड एंड मेक समथिंग आउट ऑफ योर लाइफ, एंड वट एवर द प्रॉब्लम इज उसका सोल्यूशन मिलेगा। आपको मेहनत करती रहनी, आगे बढ़ते रहना है। आई डू नॉट एवर बिलीव इन क्राइंग एंड क्रिबिंग अबाउट थिंग्स, द सर्कमस्टांसेस। आई एम स्टिल प्रिविलेज्ड, आई एम स्टिल ब्लेस्ड। मेरे पास बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आज इसी कमरे के अंदर लोग कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना चाहेंगे। तो मेरे पास बहुत चीज़ें हैं जो नहीं हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो किसी और के पास नहीं है, लेकिन मेरे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों के पास नहीं है। तो आपको नाप तोल के देखना पड़ता है। ऑफ कोर्स लूजिंग अ पेरेंट इज़ द वन थिंग दैट मैं कहूँगा, जो इस कमरे में या इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, जिनके पास अपने दोनों पेरेंट्स हैं, जो फैमिली है वो सही सलामत है, तो यू आर द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, बिकॉज वो एक इमोशन है जो, मेरे भी एक पेरेंट ट्रेन एक्सीडेंट में, मेरे फादर माहिम में, तो बहुत छोटी थी, समझ सकते हो। तो एक्सेप्ट फॉर दैट परहैप्स आई फील बाकी जो बाधाएं हैं मेरी जिंदगी में, आई ऑलवेज लुक एट माई सेल्फ स्टिल वेरी वेरी फॉर्चुनेट, एंड आई ट्राई एंड इम्प्रूव फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। दैट इज इट जी। तो आप लोगों ने देखा कि मेरे तमाम सवालों का मतलब कितने कमाल तरीके से मुझे जवाब मिला है। तो थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए।